दुष्यंत चौटाला कौन है वो? कोई एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा। अभी होली के दिन की बात है। एक बुजुर्ग थे, वो आगे उन्होंने आके चौटाला साहब से ये पूछा। एकदम बड़ी गुस्सेल सी इमेज मानी जाती है कि हाँ भाई अभय चौटाला से यू काइंड ऑफ 2 फुट की दूरी बनाए रखनी है। तो ऐसी इमेज पहली बात तो बनी कैसे, या फिर ये सच में है तो घर में कैसे हैं अभय? देखिए, जो किसान शांतिपूर्वक बैठा है, आप उसको क्यों छेड़ रहे हो? आप ऐसा देख रहे हैं क्या कहीं किसान आंदोलन के पीछे कोई अलग ही पार्टी बन जाए, कहीं जो नेता किसान नेता जिन्हें कहा जा रहा है कहीं अपना उल्लू सीधा ना कर रहे हैं? अगर जो लोग इस आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोचेंगे, आप मेरे से आज लिखवा के ले लो, उनकी जमानत जब्त होगी। जो जायज़ बात है, जो जायज़ काम है, जो हो सकता है, वो उसके लिए हाँ भर देते हैं। जो नहीं हो सकता वो ऑन द फेस मना कर देते हैं। वो किसी को चक्कर कटवाने में विश्वास नहीं रखते। नमस्कार, मैं मोहित, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। आज मैं गुड़गांव आया हूँ। आपने पहले इंटरव्यू देखा होगा तो मेरे साथ अर्जुन थे, आज मेरे साथ करण चौटाला है। आज खास क्या है, आज ये इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं, इन सब बातों के जवाब आपको रास्ते में मिलेंगे। जो हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ी हलचल हुई है वो ये हुई है ओम प्रकाश चौटाला के बाहर आने से। अब इस दिन के बाद से आगे चौटाला परिवार की इनेलो पार्टी की क्या रणनीति होगी, अपने विरोधियों से पार पाने के लिए उन्होंने क्या सोचा है, और 2024 का चुनाव होगा उसकी क्या स्ट्रेटजी है। फर्स्ट पार्ट होगा जो इसको हम पॉलिटिकल रखेंगे। दूसरे पार्ट में हम करण से बात करेंगे उनके बारे में कि कैसे वो बचपन से लेके अब तक का उनका सफ़र कैसा रहा, कहाँ पढ़ाई की, परिवार कैसा है, नॉर्मल, कि उनको पर्सनली जान पाएँ कि वो इंसान कैसे हैं। नमस्कार करण। नमस्कार। तो सबसे पहले कुछ पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। बिल्कुल। आपके दादाजी काफ़ी लंबे समय के बाद बाहर आए, क्या हो गए, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपकी प्लानिंग? जी देखिए, हमारे लिए तो जिस दिन वो बाहर आए, हमारे सारे त्यौहार, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, जितने आप कह सकते हैं सारे त्यौहार हमने तो उसी दिन मनाए हैं। एक लंबा संघर्ष उन्होंने काटा, एक लंबा समय, जबकि असल मायने में अगर देखा जाए तो उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं था। जब शुरू में एफआईआर हमारी सरकार के टाइम में दर्ज हुई थी, उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम नहीं था उस एफआईआर में। 2005 में हमारी सरकार जाने के बाद 2007 में एक एडिशनल एफआईआर करवा करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम उसमें जोड़ा गया। ये सारा कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र था। अब यहाँ पे चौधरी साहब की बात आती है, उन्होंने कोर्ट का मान सम्मान रखा, फैसले का पालना करते हुए अपनी सज़ा काट के बाहर आए हैं। तो हमारे लिए, प्रदेश के जनता के लिए, और ख़ास तौर पर जो कार्यकर्ता जिनको वो अपने परिवार से पहले अपना परिवार मानते हैं, उनके लिए ये सबसे खुशी का दिन था। ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में एक बड़ी फेमस बात है कि वो कुछ भी हो जाए अपने कार्यकर्ता का नाम कभी नहीं भूलते। जी बिल्कुल। ये बल्कि आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा। अभी होली के दिन की बात है। एक बुजुर्ग थे, वो आगे उन्होंने आके चौटाला साहब से ये पूछा कि जी आपने मेरे को पहचाना? चौटाला साहब ने उनको जवाब दिया कि अभी मुझे मेरी अपनी याददाश्त पे पूरा भरोसा है, और अगर तू मेरा इम्तिहान ले रहा है तो उन्होंने उनके दादा का नाम, उनके फादर का नाम, उनका नाम और उनके बच्चों का नाम, चार पीढ़ी के नाम उनको गिनाए। मतलब उनके जो बच्चे हैं वो शायद मेरे से 5-7 साल बड़े ही हैं। तो चौटाला साहब ने उनको सबके नाम गिनाए। तो याददाश्त उनकी वाकई बहुत तेज़ है। मैं तो खुद उस दिन इस बात को मान गया कि देखिए, कहीं ना कहीं इस एज में आकर भी आज भी उन्हें याद है। और एक उनकी डायरी है जो उन्होंने जेल में बैठ के लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने हरियाणा के सारे गाँवों के नाम और वहाँ पर उनके पुराने जो साथी हैं उनके नाम और उनके उस टाइम के जो लैंडलाइन नंबर जैसे उनको याद थे, उन्होंने वो सारे लिखे थे। क्या बदलाव आएगा हरियाणा की राजनीति में इनके बाहर आने से? जी सिर्फ हरियाणा की नहीं, अब जहाँ तक पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है कि चौटाला साहब के बाहर आने के बाद काफ़ी राजनीतिक गतिविधियाँ बदली हैं, और सिर्फ प्रदेश की नहीं, देश की राजनीति में भी परिवर्तन होगा। एक बात सुनने को मिली मुझे कुछ दिन पहले, अब देखिए कोई छोटी खबर तो है नहीं, ओम प्रकाश चौटाला बाहर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से उनसे बड़ा नेता शायद ही हरियाणा की राजनीति में आज के दिन कोई होगा। बीजेपी और कांग्रेस
दो का ही नाम चल रहा था। हाँ जी। आपको पता है पीछे इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि इनेलो पार्टी ने जो देखा है अर्श से और फर्श तक सब देख लिया उन्होंने। बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से इनेलो पार्टी के सामने ये तो है नहीं कि वो इससे नीचे क्या जाएंगे, आपको तो आगे ही बढ़ना है। जी। तो प्लान क्या किया है, कैसे करेंगे? अब तक एक सीट थी आपके पास, जी। वो अभय जी ने पहले ही बोल दिया था कि 27 जनवरी को मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, उन्होंने दे दिया। एक भी विधायक नहीं है और फिर भी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनमें जोश देखने को मिलता है, न्यूज़ में मिलते हैं। क्या कैसे? इंडियन नेशनल लोकदल जननायक चौधरी देवीलाल जी का पौधा है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं और उन्होंने त्याग बहुत करे हैं। ये कहीं ना कहीं वही पार्टी है जिसने जननायक चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदमों पे चल के इस पार्टी ने भी उतने ही उतार चढ़ाव देखे हैं। और ये जो 27 जनवरी का फैसला था ये भी उन्हीं की विचारधारा के तहत एक त्याग दिया गया था। उन्होंने जब अपना इस्तीफा दे करके जब दोबारा सत्ता में आए थे, फिर 87 विधायकों के साथ जीते थे। तो राजनीतिक परिवर्तन, राजनीति में बदलाव कब और कैसे आ जाए, ये एक सेकंड का भी फर्क पड़ सकता है, एक रात में भी हो सकते हैं और इसमें लंबा अरसा भी लग सकता है। और हमारे कार्यकर्ता में धैर्य बहुत है, हम में धैर्य बहुत है, हम जल्दबाजी में फैसले नहीं करते। अर्जुन भाई से भी पिछली बार बात कर रहा था तो उनका, जैसे मैं बड़ौदा का इलेक्शन ले लीजिए जी, आपको 5,5253 वोट मिली थी, लेकिन किसी भी गांव में जाओ आपको कुछ इनेलो के कार्यकर्ता ऐसे मिल जाते थे, चाहे वो बैठे हों ग्रुप में। अब गांव है, ताश खेलते हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, इनेलो का एक भी मिल गया तो उसकी आवाज़ आपको अलग से दिखेगी, उसकी आवाज़ में एक अलग ही रुतबा होता है। तो मैं ये जानना चाहता था ये ऐसे बना कैसे, ये कार्यकर्ता इतने करीबी कैसे आते हैं किसी नेता के? क्योंकि हमारा इनके साथ सिर्फ एक राजनीतिक रिश्ता नहीं, हम जब इनके साथ रिश्ता बनाते हैं वो एक पारिवारिक तौर पे बनाते हैं, सुख दुख में आना जाना रखते हैं, लगातार जब भी उस इलाके से निकले तो उनसे संपर्क करते हैं, उनसे मिलते हुए आते हैं। हम सिर्फ वोटों के लिए इनके पास नहीं जाते, हम इनके साथ अपना रिश्ता बना के रखते हैं, क्योंकि जननायक चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा पूरे हरियाणा प्रदेश को अपना परिवार माना है, चौटाला साहब ने माना है, अभय सिंह जी मानते हैं और हम दोनों भाई भी मानते हैं। एलनाबाद की क्या रणनीति तय की है? एलनाबाद की रणनीति हमारे को तय करने की जरूरत नहीं है, एलनाबाद के लोगों ने अपना मन बना रखा है, वो जिसे कहेंगे चुनाव वही लड़ेगा हमारी पार्टी से। और जब कार्यकर्ता और जनता फैसला कर चुकी है कि उन्होंने चुनाव जिताना किसको है, तो रणनीतियाँ बनाने की ज़रूरत मुझे तो समझ लगती नहीं। आज पहली बात तो पूछने वाली है कि ये सरकार इस चुनाव को डिले क्यों कर रही है? क्या लगता है आपको क्यों कर रही है? डरी हुई है। एक सीट से ऐसा क्या डर होगा उनको? एक तो आप पहले भी मान लिया, तो फिर चुनाव क्यों नहीं करा रहे? माइट बी द रीजन ऑफ दिस पेंडेमिक। बंगाल ये तो नहीं होना चाहिए। आपने बंगाल इलेक्शन करा दिया। ये पूरे देश का आज तक इतिहास है, इंडिया का एमपी इलेक्शन कभी 5 फेज से ज़्यादा में नहीं हुआ। बंगाल का इलेक्शन 7 फेज में हुआ। 7 फेज में हुआ था। आप एक स्टेट का इलेक्शन 7 फेज में करा रहे हो, आप एक सीट पे क्यों डरे हुए हो? तो क्या लगता है आपको, संभावनाएं क्या हैं? अभी हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगवाई है, एलनाबाद के लोगों ने भी इस बात पे दरख्वास्त करी है, क्योंकि उनकी आवाज़ उठाने वाला वहाँ पे अभी कोई है नहीं, उनका नुमाइंदा कोई नहीं है। तो उसके लिए लोगों की भी एक अपील है जो कोर्ट में गई है। देखते हैं कोर्ट का फैसला क्या आता है। मुझे लगता है जल्द चुनाव हो जाएगा। कंपटीशन किसे मानते हैं, बीजेपी या कांग्रेस या जेजेपी? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जनता में हमारे सिवाय आपको कुछ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सबके अपने अपने जवाब हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक चले वो तो आपकी किसके, हम तो सबको कंपटीशन मानते हैं, हम किसी को अपने से कमज़ोर नहीं समझते। हम तो कहते हैं कि सारे को हक है मुकाबला करने का, जो तकड़ा होगा जीत जाएगा। ये कैसे देखते हैं आप हरियाणा की राजनीति में, जो पार्टी जितना बड़ा नाम चौधरी देवीलाल का नाम आता है, उनकी पार्टी सत्ता में रहते हैं, सत्ता से बाहर जाते हैं। चलिए सत्ता आनी जानी चीज़ है बिल्कुल, बट पार्टी जैसे डिक्लाइन होती है टूटने के बाद, आपने खुद देखा है, एक सीट पे आ जाते हैं, फिर अब उस एक को आप कैसे 45 प्लस में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं 2024 में? इसके ऊपर अभी हम जब से चौटाला साहब बाहर आए हैं, लगातार अलग अलग ज़िलों से लोग आके उनसे मिल रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठ के अभी रणनीति बन रही है। जल्द एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जब चौटाला साहब, उसमें आपको ये सारी बातें हम क्लियर कर देंगे।
यानी कि तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है। लोकदल का कार्यकर्ता खाली बैठ ही नहीं सकता, उसे तो एक जुनून है काम करने का। अब ये भी देखिए, लोकदल का कार्यकर्ता तकरीबन 20 साल हो जाएंगे बैठे उसे खाली आगे। नहीं, खाली नहीं बैठा है वो। जब अपने गांव में भी बैठता है तो वो वर्कर जोड़ रहा है आगे, वो अपनी कोशिश करता रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है, वो स्पिरिट है उसके अंदर। वो स्पिरिट कभी खत्म नहीं हो सकता लोकदल के कार्यकर्ता का। मायूस नहीं होता लोकदल का कार्यकर्ता जल्दी से। चलिए कुछ हार्ड क्वेश्चंस। जेजेपी बनती है तो जो बेस था इनेलो का, वो तो ऑब्वियस ही बात है, बेस सारा का सारा खिसक जाता है। एक चेहरा दिखता है, जैसे 2014 का इलेक्शन मुझे याद है, एक बड़ा सा चेहरा आता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़े 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 सपने, बहुत बड़े बड़े। उसकी ही एक रिफ्लेक्शन की तरह 2019 में हरियाणा के साथ होता है। हालांकि मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, मैंने दुष्यंत से मेरी एक बार ही बात हुई है, लास्ट दिन था वो प्रचार का। तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था उनसे कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए हरियाणा के लोगों के साथ जो भारत के लोगों के साथ 2014 में हो गया था। हालांकि सीधा जवाब तो नहीं मिला, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं मुझे वो सब सच हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस को कैसे काउंटर करोगे जब आपके परिवार के लोग ही आपके सामने हैं, आपके एंड ऑफ द डे वन ब्लड? ये तो ना हो जाए कि हरियाणा के लोगों के साथ। मुझे गुस्सा इस बात पे आया था कि जो कार्यकर्ता, जो लोग 20-30 सालों से आपके साथ जुड़े हुए थे, एक परिवार की मतभेद की वजह से, देखिए पार्टी है, एक परिवार की नहीं होनी चाहिए, आप जानते हैं, वो पार्टी नहीं होगी अगर एक परिवार की होगी तो। मतभेद की वजह से उन कार्यकर्ताओं को जो सहना पड़ा, क्योंकि अब आप उनको इतना गलत नहीं बता सकते जो जेजेपी में चले गए, कि उनको क्या दिखा, वो तो आखिर में देवीलाल को देखते हैं। बस ये लगा लीजिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जहाँ अच्छा दिखा। मैं आपकी बात समझ गया। मैं यही बात, जब चौटाला साहब भी बाहर आए उन्होंने भी यही बात कही कि राजनीतिक विचारधाराएं कभी किसी की बदल सकती हैं। आज जब से चौटाला साहब बाहर आए हैं, हरियाणा की जनता में एक उम्मीद दिखी है। उनको इस बात पे विश्वास हो चुका है कि कम से कम ये अपनी ज़बान के धनी तो हैं, चाहे वो चौटाला साहब हैं चाहे वो अभय सिंह जी हैं, कि जो कहते हैं वो बात करते हैं, अपनी बात से मुकरते नहीं और हरियाणा के हित के लिए ही लड़ाई लड़ेंगे। तो उनको वो उम्मीद दिखी है। इसलिए आज चौटाला साहब ने भी ये बात खुल के कह रखी है कि जो भी बिना किसी शर्त के हमारी पार्टी में आना चाहता है हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए, हम उसका वेलकम करेंगे। चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो कार्यकर्ता है जो हमसे ही कहीं ना कहीं बिछड़ गया था, तो हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं। ऐसी कोई नाराज़गी तो नहीं है ना कि वो पहले हमें छोड़ के चले गए थे, वापस आएंगे? आज कितनी ऐसी ज्वाइनिंग्स हैं, कितने ऐसे साथी हैं, युवा हैं जो हमारे साथ वापस आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक गलतफहमी का शिकार होकर चले गए थे, लेकिन उनको महसूस हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट जा कर के वोटिंग करी थी और कहीं ना कहीं वो नतीजा उनको देखने को मिला। क्या हो रहा है आज हरियाणा के किसानों ने जिनका साथ दिया था, उन किसानों के साथ कैसे धोखा हुआ है। आप आंदोलन में गए? मैं आंदोलन में गया हूँ। मैं ट्रैक्टर लेके आया था उस यात्रा से, गोहाना से, बिल्कुल नरवाना से। क्या लगता है, क्या आज के दिन क्या स्थिति है, भविष्य क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपके माध्यम से सरकार को एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो ये बारी बारी बयानबाजी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब का एक पिछले दिन मैंने बयान पढ़ा था कि हम में पेशेंस है लेकिन लिमिट्स क्रॉस मत करें। अगर मुख्यमंत्री महोदय आप में पेशेंस है तो इनमें किसानों में आपसे ज़्यादा पेशेंस है। जो इंसान एक फसल बोता है और कोई ना कोई अगर मौसम के कारण, कोई बारिश के कारण, कोई भी आपदा के कारण उसकी फसल खराब हो जाती है, वो मायूस होकर नहीं बैठता, वो अगली फसल की तैयारी करता है। अगली भी अगर ख़त्म हो जाए तो वो उससे अगली की तैयारी करता है। तो उसके पास रास्ता किसान कमज़ोर नहीं है। तो आप भी हमारे धैर्य का फ़ायदा ना उठाएं। आज ये कहते हैं कि हम टोल खुलवा देंगे, हम वहाँ पे फोर्स भेजेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जो किसान शांतिपूर्वक बैठा है, आप उसको क्यों छेड़ रहे हो? आप ऐसा देख रहे हैं क्या कहीं किसान आंदोलन के पीछे कोई अलग ही पार्टी बन जाए, कहीं जो नेता, किसान नेता जिन्हें कहा जा रहा है, कहीं अपना उल्लू सीधा ना कर रहे हैं? अगर जो लोग इस आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोचेंगे, आप मेरे से आज लिखवा के ले लो, उनकी जमानत जब्त होगी। किसान पागल तो नहीं है, किसान को इतनी समझ तो है, चलो वहाँ बैठा है। अगर ये कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि भाई ये
पढ़े लिखे नहीं हैं। आज शहर के लोग कई कह देते हैं भाई इनको इतनी समझ नहीं है कैसे करना है, वहाँ पे पीएचडी करे हुए किसान बैठे हैं। इतनी नॉलेज हमारे में भी है, इतना हमारे को भी पता है। आज वेल ऑफ स्कूलों में पढ़ने जाते हैं किसानों के बच्चे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको अनपढ़ गवार कह करके वहाँ से धकेलने की हटाने की कोशिश करोगे या कोई फोर्स के साथ हटाने की कोशिश करोगे, माहौल ख़राब करने की कोशिश करोगे तो किसान कमज़ोर नहीं है। मैं आप इतनी बात सरकार को कहना चाहता हूँ। आपका हॉस्पिटल है टिकरी बॉर्डर पे जो मैंने कवर किया, टिकरी और सिंगू दोनों पे। हाँ जी, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। कितने आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स होंगे याद कि कितने लोग आ जाते हैं वहाँ पे? ऑन एन एवरेज दिन में 70-80 पेशेंट का मतलब रूटीन चेकअप है। रूटीन में आ जाते हैं, डेली आते हैं। हाँ डेली आ ही जाते हैं। अब पंचायत के चुनाव आएंगे कुछ दिनों में, वो भी हालांकि डिले हो रहे हैं पेंडेमिक की वजह से। चलो पहले पेंडेमिक के ऊपर बात कर लेता हूँ। क्या है आपके खुद के थॉट्स क्या हैं अबाउट दिस कोरोना सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड? जी देखिए, कहीं ना कहीं इट्स अ सीरियस मैटर। प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट क्योर। और अगर आपने वैक्सीन लगवा रखी है तो ये ना सोचिए कि आप बिल्कुल ही सेफ है, क्योंकि इसका जो वायरस है ये इवॉल्व हो रहा है, हो रहा है। ये अपने आप में एक परिवर्तन कर रहा है, तो इसका कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान अपने काम रोक कर बैठ जाए। इंसान को अपनी ज़िंदगी भी जीनी है, अपने काम भी करने हैं, घर भी चलाने हैं, सब कुछ है, बट यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। आपका क्या रोल रहेगा इनेलो पार्टी में 2024 के इलेक्शन के बीच तक या 24 तक? मेरे को अब जो जिम्मेवारी है वो यूथ की दे रखी है, तो आई एम वर्किंग ऑन इट। उसके ऊपर अब जल्द ही 12 तारीख को हमारी हिसार में मीटिंग है, तो उस पर कैसे काम करना है वो हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अपना रोड मैप बना के जल्द लोगों के बीच में जाएंगे। चलिए, पॉलिटिकल पार्ट का एक लास्ट मैसेज दीजिए हरियाणा के या जो हमारे दर्शक हैं उनको, क्या मैसेज देना चाहेंगे? और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कर्ण से कि कर्ण कौन है, कर्ण चौटाला। मैं तो हरियाणा की जनता को एक ही पहले तो बधाई देना चाहूँगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बाहर आने की, और एक ही बात कहूँगा कि परिवर्तन अब हरियाणा के लिए बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। आपने सबको परख के देखा है, और आज सही मायने में आपकी आवाज़ उठाने वाले, आपकी आवाज़ को बुलंद करने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आपके बीच में आ चुके हैं। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही बात कहूंगा कि पार्टी को मजबूत करें और सही फैसला लें, ताकि हरियाणा का आने वाला भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। कर्ण चौटाला है मेरे साथ। अपने पॉलिटिकल बातें सुनी, अब पर्सनली जानते हैं कि कर्ण कौन है, कर्ण चौटाला कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ पढ़ाई लिखाई की है, परिवार में कौन कौन लोग हैं। हालांकि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे चौटाला परिवार के बारे में, लेकिन अंदर से वो लोग कैसे हैं, कैसा परिवार है। सबसे पहले आपके फादर के बारे में बात करना चाहूँगा। जी, राजनीति में बहुत पुराने हैं और राजनीति इमेज पे चलती है ज़्यादा कि आपकी इमेज कैसी है। उनकी इमेज आपको पता है, या मैं बताऊं बड़ी गुस्सेल सी इमेज मानी जाती है कि हाँ भाई अभय चौटाला से यू काइंड ऑफ 2 फुट की दूरी बनाए रखनी है। तो ऐसी इमेज पहली बात तो बनी कैसे, या फिर ये सच में है तो घर में कैसे हैं अभय? देखिए, ये उनकी इमेज जो उनके राजनीतिक विद्रोही कह लीजिए, या जो नहीं चाहते थे कि अभय सिंह जी राजनीति में आए, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा लग चुका था कि भाई अगर ये आदमी राजनीति में आएगा तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। तो यानी कि पुरानी चल रही है बात, ये काफ़ी पुरानी। ये पहले हमारे को भी ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे को जैसे जैसे हमने भी देखा, राजनीतिक परिवर्तन देखे, चीज़ों को बदलते देखा, जब हमारे को समझ आया कि कैसे ये एक षड्यंत्र रचा गया। और मोहित भाई, आप उनसे पर्सनली मिले भी हैं, चाहे वो बड़ौदा इलेक्शन में आपने उनके देखा होगा, उन लोगों के बीच में बिल्कुल बिल्कुल। लोगों का पर्सपेक्टिव, लोगों की सोच एक बदली है, क्योंकि असल मायने में वो वैसे हैं नहीं जैसे उनके बारे में कहा जाता है। वो बहुत स्पष्ट है अपनी बात में कि भाई अगर आपका ये काम, आप उनके पास जाते हैं कि जी मेरा ये काम है, आप उसको फलाने अफसर को फ़ोन कर दीजिए या कुछ और है, जो जायज़ बात है, जो जायज़ काम है, जो हो सकता है, वो उसके लिए हाँ भर देते हैं। जो नहीं हो सकता वो ऑन द फेस मना कर देते हैं। वो किसी को चक्कर कटवाने में विश्वास नहीं रखते, जो आदत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की भी थी और वही चौधरी देवीलाल जी में भी थी। परिवार में कौन कौन आपके? परिवार में अभी जैसे आपको पता है, अभी शादी हुई है दोनों भाइयों की, तो 2 नए सदस्य आए हैं, और दादाजी हैं, फादर साहब हैं, कज़न चाचाज हैं, चाचियां हैं, कज़न भाई बहन हैं, 3 बुआ हैं,
अच्छा, कंबाइन बड़ा परिवार है। बड़ा परिवार है। जैसे आपने पिछले दिनों भी देखा था, जब चौटाला साहब आए थे, हम सारे भाई बहन इकट्ठे हुए हुए थे। फोटो देखा था आपका, फोटो फ्रेम से बाहर जब कोने पे खड़े थे मैंने देखा। जी जी, हम सारे इकट्ठे हुए हुए थे उस टाइम। परिवार में सबसे गुस्सैल कौन सा है बड़ों में, जिससे कि अब अभी तो चलो बड़े हो गए हैं आप, बच्चे हुआ करते थे, तो सबसे ऐसा कौन था जिससे डर लगता था हाँ भाई इससे? देखिए, परिवार में हमारे को डर किसी से नहीं लगता था, लेकिन इन बड़ों में आंखों की शर्म सबकी थी। ये ज़रूर था कि भाई बड़ों के आगे कैसे रहना है, और गुस्सा कभी ऐसा हमारे साथ ना तो कभी किसी ने किया, बस हमारे को तो अगलों की आंख का इशारा ही बहुत था। इतना हमारे को भी पता था कि क्योंकि हमने भी अपने फादर साहब को देख के बड़े हुए, अपने दादाजी को, कि भाई चलो ज़्यादा टाइम उनको नहीं देख पाए कि बड़े चोई साहब। कितने दिन तक मिल पाए थे? आप मिले थे बड़े चोई साहब? हाँ जी, मैं तकरीबन उस टाइम मैं था 10 साल का, 9 साल का। 9 साल, जब 9 स्वर्गवास। जी, 9 साल का था। दुष्यंत और दिग्विजय आप दोनों से बड़े हैं? जी, वो दोनों मेरे से बड़े। अर्जुन सबसे छोटे? अर्जुन छोटा है। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? जी, मेरी स्कूलिंग में 2nd स्टैंडर्ड में बोर्डिंग चला गया था देहरादून कर्नल ब्राउन में। उसके बाद मैं शिमला शिफ्ट हो गया था, बिशप कॉटन स्कूल शिमला में। और कॉलेज मैंने लंदन से किया है। लंदन में कहाँ से? लंदन रीजेंस यूनिवर्सिटी। रीजेंस यूनिवर्सिटी। क्या मेजर्स क्या था? ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। मास्टर्स नहीं करी। हाँ जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। यहाँ पे जो हमारे यहाँ एजुकेशन है उसमें और वहाँ के एजुकेशन में एक बहुत बड़ा जो फ़र्क मेरे को देखने को मिला कि हमारे यहाँ पे किताबी कीड़ा बना के रखते हैं, बुक्स में फंसा के नंबर चाहिए आपको। हाँ, 100 में से कितने नंबर चाहिए, और बुक्स में फंसा के रखते हैं आपको, थ्योरी में फंसा के रखते हैं। वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो वहाँ पे जैसे हमारे को एक कंपनी दे देते थे कि आपको इस कंपनी के ऊपर स्टडी करनी है, तो ये नहीं है कि हम क्लास में बैठ के या ऑनलाइन जाके उसके ऊपर स्टडी करें, नहीं, उनके ऑफिस में जाना पड़ता था। वहाँ पे बाकायदा हमारे को टाइम स्पेंड करना पड़ता था। हमारे को एक डेस्क दिया जाता था कि हाउ द मैनेजमेंट इज़ वर्किंग, मार्केटिंग कैसे चल रही है, जो आप कोर्स कर रहे हो। जैसे मैंने मार्केटिंग एंड फाइनेंस में किया था, तो आपको बताया जाता था कि आपको कौन से डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा जाएगा। वो कॉलेजेस के उनके साथ टाई अप्स होते थे, तो बाकायदा वहाँ एक डेस्क पे बैठते थे, उनको देखते थे, उनकी स्टडी देखते थे कैसे वो हो रहा है। उसके बाद कंपनी के 3 जने और हमारे 2 प्रोफेसर्स बैठ के हमारा उनको एक्सप्लेन करना होता था। एक तो टीम वर्क होता था जिसमें 5 जनों की टीम बना के देते थे कि आप 5 का फिर इंडिविजुअल आपको बताना पड़ेगा, और एक 15 मिनट का इंडिविजुअल होता था जो हमारे को उनको एक्सप्लेन करना पड़ता था कि हमने क्या सीखा है। डिफरेंस देखा, बहुत बड़ा डिफरेंस देखा जी। आपको जिम्मेवारी मिली है यूथ की जी, और यूथ अंडर एजुकेटेड यूथ है ना, एक मेरे ख्याल से एक वेपन की तरह होता है जिसके ऊपर सेफ्टी पिन नहीं होती। आपको एजुकेशन तो है लेकिन आपको पूरा नहीं पता जी, और इस सिचुएशन में आप किसी और की भी नहीं मानेंगे कि वो सही कह रहा है, तो वो सही कह रहा है। यूथ के लिए सबसे बड़ा इशू आता है एजुकेशन के मामले में, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? भविष्य में कैसे इस चीज़ जी देखिए, जहाँ तक हमारे परदादा की सोच रही है कि इंसान शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और सरकार का सबसे बड़ा पहला कदम होना चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। उन्होंने हमेशा इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। ओम प्रकाश चौटाला जी भी इस बात को मानते हैं। और हमने जैसे सिरसा में जब हमने देखा कि यूनिवर्सिटी जब तक नहीं आई थी, तो हमने जननायक चौधरी देवीलाल जी के नाम से इंस्टीट्यूट खोला, विद्यापीठ खोली, वहाँ पे अलग अलग कोर्सेज शुरू करे। चंडीगढ़ में एक CDCL करके लर्निंग सेंटर है, वहाँ से हमने फिर गवर्नमेंट के साथ टाई अप्स करे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कई जगह टाई अप्स करे कि वो लर्निंग सेंटर में आके 3 महीने के, 7 महीने के अलग अलग कोर्सेज होते हैं, वो करके उनको बाकायदा मिनिमम सैलरी 18,000 से स्टार्ट होती है, उन जॉब्स में हम उनको एसोसिएट करवाते हैं। और अब जो है, जब से मेरी दादी जी जो हैं वो हमारे बीच नहीं रहे, तो उनके नाम से भी अब हम एक जल्द लड़कियों का कॉलेज खोलेंगे। वो मैं पर्सनली देख रहा हूँ। वो आप पर्सनली? जी। व्हाट अबाउट जेंडर इनक्वालिटी इंडिया में? और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खासकर हरियाणा की अगर बात करें तो सोशल स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है, मेन आर ऑन द टॉप।
औरतों के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने बिल्कुल सही बात पूछी है। लोगों के अंदर ये चीज़ थी, लेकिन अब धीरे धीरे हमारी हरियाणा प्रदेश की जो लड़कियां हैं, मेरी बहनें हैं, जिस हिसाब से वो स्पोर्ट्स में आगे निकल के आई हैं पिछले इन 10 सालों में, उन्होंने इस बात को दिखा दिया कि हम आदमियों से कमज़ोर नहीं हैं। चाहे वो फोगाट सिस्टर्स हैं, चाहे आज वो मनीषा है भिवानी से, चाहे वो मनु भाकर है, इन सब ने दिखा दिया कि हम कहीं किसी से कम नहीं हैं। और शिक्षा के मामले में तो अगर हम आंकड़े उठा करके देखें तो लड़कियां ज़्यादा आगे हैं लड़कों से। ये एक आदमियों के अंदर, चले पुराने टाइम की बात अलग है, लेकिन नई जनरेशन में ये, जहाँ तक मैंने अभी लोग यूथ के बीच में काफ़ी गया हूँ, देखा है कि ये सोच ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, और इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। आपकी वाइफ क्या करती हैं? फ़िलहाल तो हाउसवाइफ ही हैं। एजुकेशन के मामले में की एजुकेशन कितनी है? उन्होंने भी लंदन से अपना अब दोनों साथ पढ़ते? नहीं जी, वो मैं तो जब आ चुका था उसके बाद वो गई थी। हाँ जी, वो नॉटिंघम में थे। नॉटिंघम में थे, ओके ओके। शादी के बाद ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? मोहित भाई, काफ़ी बदलाव आते हैं। आपको काफ़ी जिम्मेवारियों का पता लगता है, काफ़ी नई चीज़ें पता लगती हैं परिवार के बारे में, और आप स्टेबल हो जाते हैं, आपकी सोच बदलती है। काफ़ी फ़र्क है, छोटे छोटे भी हैं। फ्यूचर में क्या हम अर्जुन हो गए, आप हो गए, यानी कि दोनों आपकी वाइफ्स में से किसी को पॉलिटिकल लाइन में देख सकते हैं? जी, वो तो वक्त के फैसले होते हैं ना, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता ना, ऐसा कोई अभी तक डिसाइड नहीं है, लेकिन वक्त की नज़ाकत होएगी तो ज़रूर, क्यों नहीं। एक पॉलिटिकल सा क्वेश्चन आ गया है, आप अपनी पार्टी की इमेज को कैसे कन्वर्ट, या फिर उसको एक तरह से कन्वर्ट ही लगा लीजिए, करेंगे कि एक सबकी पार्टी है? क्योंकि देखिए, इनेलो के साथ ये सच है, मैं इस मामले में थोड़ा सा हूँ कि मैं बोल देता हूँ, जो इनेलो पार्टी के ऊपर जो आधिपत्य चौटाला परिवार का है ना, उतना नहीं है साहब। तो इसके लिए क्या कर रही है? देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कल जब संघर्ष स्थल पर हम गए थे, वहाँ पे ये सवाल पूछा गया था, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? चौटाला साहब ने बहुत स्पष्ट बात कह दी थी, मैं चुनाव लड़ने में विश्वास नहीं रखता, मैं चुनाव लड़ाने में विश्वास रखता हूँ। और जहाँ तक इतिहास गवाह है, जननायक चौधरी देवीलाल जी के पास ऐसे बहुत से मौके थे, वो खुद मुख्यमंत्री कई बार बन सकते थे, प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने देश और प्रदेश का हित देखते हुए और लोगों को उस पद पे पहुंचाने का काम करा। तो ये किसी की गलत फहमी है तो मैं उसको दूर नहीं कर सकता, ये किसी की सोच है तो मैं दूर नहीं कर सकता। सिर्फ ये एक बनाई हुई बात है, बनाई हुई एक बात है। इस पार्टी पे अगर किसी का अधिकार है तो इस पार्टी के कार्यकर्ता का है, ऑन द टॉप, वही टॉप पर है। किसी का इंडिविजुअल इस पे कोई हाथ नहीं। कोई मेजर डिसीजन होता है जी, वो कैसे डिसाइड किया जाता है ऐसी चीज़ें? पहले उस बात को प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग में रखा जाता है, वहाँ पे उसके सारे व्यूज़ लिए जाते हैं, सबके व्यूज़ लिए जाते हैं। उसके बाद बाकायदा बैठक होती है प्रदेश बॉडी की, वहाँ पे उन सारे पॉइंट्स को, जो भी अपनी बात रखना चाहता है, उसको डिस्कस करके उसके बाद इन दी एंड वो बात पार्टी हाईकमान के आगे रखते हैं। फ़र्क इतना है कि अनाउंस पार्टी हाईकमान करती है, लेकिन तो फैसला सबका होता है। और इस बात के लिए तो मेरे को ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। मेरी खुद की जब 2014 इलेक्शन में एमपी इलेक्शन में ड्यूटी लगाई गई थी, मेरे को एज अ प्रभारी वहाँ पे सिरसा में लगाया गया था, तो मैं खुद गवाह हूँ इस बात का कि मेरा काम सिर्फ ये था कि मॉनिटरिंग करना। उस मीटिंग में बैठता था, देखता था, सबकी बात सुनता था, कोई मेरे को अपने व्यूज़ देने होते थे तो मैं देता था। यूथ वालों के अलग मीटिंग होती थी, उनके व्यूज़ अलग लिए जाते थे, ताकि ये ना हो कि सीनियर्स ने अपनी बात रख ली और यूथ वालों को मोनोपोली नहीं होगी, कोई मोनोपोली नहीं। हर उसमें बात रख के और उस बात को फिर हम पार्टी हाईकमान के आगे रखते थे और फैसला फिर लिया जाता था। एक छोटा सा राउंड करते हैं रैपिड फायर का। बिल्कुल। आई माइट टेक सम टाइम बिकॉज आई डोंट हैव द डायरी एंड पेन, बट यू हैव टू बी बिट क्विक। चलिए, आई जस्ट गिव यू, मैं आपको 8-10 नाम बोलूँगा, राजनीतिक शख्सियत होंगे, कुछ हो सकता है, देयर माइट बी सम अदर पीपल, तो आपको रिएक्ट करते एक लाइन में या 2 लाइन में उनके बारे में आपको बताना है।
भूपेंद्र सिंह हुडा, कंफ्यूज्ड। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक ही बात कहूँगा, उम्मीदें बहुत थी लेकिन जनता को बहुत दुखी किया। ओम प्रकाश चौटाला, वेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। वेरी स्ट्रिक्ट। बंसीलाल जी चौटाला साहब इस बात के लिए जाने जाते थे कि भाई प्रशासन को और उसको कंट्रोल में कैसे रखना। आज की सरकारें अगर देखें तो प्रशासन अपनी मर्जी से चलता है। स्ट्रिक्ट एज इन मतलब गलत के साथ गलत नहीं होना और सही चलना, बिल्कुल मतलब कहीं किसी के साथ गलत काम नहीं होना चाहिए। उनकी सरकार में ये नहीं था, जस्टिस के ऊपर ज़्यादा, जस्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था और सरकार का पैसा कहीं वेस्ट ना हो, इस बात पे खुद मॉनिटरिंग करी है। मैं एक दो इंसिडेंट्स मेरे को याद हैं, जब मैं तो छोटा ही था, इनके साथ ट्रैवल करने का मौका मिला तो कहीं पे हम एक बार नरवाना से क्रॉस कर रहे थे, जब इन्होंने पूछ लिया, दूर से देखा कि भाई शहर आ गया, लाइट्स ऑन नहीं थी, तो इन्होंने उसी टाइम वहाँ पे गाड़ियाँ रोकवा के पूछा कि भाई ये तो सीएम सिटी है, यहाँ पे आज इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं है। तो जो फॉल्ट भी था उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा। कई बार पानीपत से क्रॉस करते थे तो बिना कोई शेड्यूल के यू वुड जस्ट एंटर द पावर प्लांट। सिरसा से जाते थे, शुगर मिल थी पन्नीवाला मोटा में, कोई उनका रूट नहीं होता था, बस टू कीप अ चेक, चलो भाई शुगर मिल में गाड़ी ले लो। बंसीलाल जी के बारे में भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि उनका दौर जो था वो हम उस टाइम छोटे थे, हमने इतना क्लोजली देख नहीं पाए थे, तो उनके बारे में भी जहाँ तक मुझे ज्ञान है राजनीतिक तौर पे स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, बोथ ऑफ देम। दीपेंद्र सिंह हुडा, दीपेंद्र जी के बारे में उनको है ना, उनको सही मायने प्रोजेक्शन आप देखते हैं, उनको कोई समझ नहीं पा रहा, उनको मैं भी समझ नहीं पा रहा कि वो आगे करना है। मैं उनसे मुलाकात सिर्फ कैजुअल हुई है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, मैं उनको पॉलिटिकली भी उनको अभी तक समझ नहीं पा रहा कि वो आगे चाहते क्या है। उनके व्यूज़ मेरे को क्लियर नहीं है अभी तक। दुष्यंत चौटाला कौन है वो? जो इंसान राजनीतिक तौर पर अगर आप बात करते हो, जो जनता के बीच में नहीं आता, मैं उसको राजनीतिक आदमी नहीं मानता। हाँ, ये क्वेश्चन है, क्यों नहीं आ पा रहे ये लोग? क्या हो गया? किस आंदोलन ही तो है, इस देश ने इतने आंदोलन देखे हैं, ये देश आंदोलन से ही तो निकल के बना है। ये तो वही बता सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? मैं कह तो रहा हूँ, जब तक जनता के बीच में ही नहीं आओगे आप राजनीतिक आदमी कैसे बनोगे? चलिए, दैट्स फेयर। अनिल विज जी, अनिल विज जी के बारे में गब्बर कहा जाता है उन्हें, बड़ी फिल्मी नाम वही बात है ना, जो आप पर्सपेक्टिव बना दोगे वो जनता तो वही देखेगी। यही तो फिल्मी नाम दिए जाते हैं, फिल्मी नाम दिए जाते हैं, बट काफ़ी मेरे ख्याल आज के दिन हरियाणा के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट एमएलए वही हैं। 4 बार लगातार हाउस में बैठे हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हाउस में वही हैं। तो कोई ना कोई कारण तो है जो जनता बारी बारी उनको चुन रही है। कांग्रेस पार्टी की कुछ खबरें आ रही हैं, आई डोंट नो कि वो सही हैं गलत हैं कैसे भी हैं। 2 गुटों में आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी है बेसिकली, अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पॉलिटिकल हियर। एक हुड्डा का ग्रुप है, एक शैलजा का ग्रुप है, एक अनस्टेबिलिटी सी है उनके अंदर, कांग्रेस के अंदर जो देखी जा रही है। क्या इनेलो पार्टी उसका फ़ायदा उठा पाएगी, या फिर कोई और ही आएगा पार्टी बनाएगा, या फिर जो भी करेगा? जी देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा, हम लोगों की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने वालों में नहीं है, हम अपनी काबिलियत पे ही आगे चलने वाले। लेकिन लोग तो आपकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा सकते हैं ना। लोगों ने तो उठाया है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, तो लेकिन हमारे को इस बात में हम विश्वास नहीं रखते ना। तो फ्यूचर में आपने ऐसी चीज़ से बचने के लिए क्या किया है? हमने कई ऐसी स्ट्रैटेजीज बना रखी है। अब मैं सारे पत्ते आपके आगे रख दूंगा तो फिर अगलों को भी तो पता लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल, यानी कि यू हैव द प्लान। वी हैव सम प्लान्स। फ्यूचर में ऐसी इंस्टेबिलिटी जैसे हुई वो ऐसी आप अकर नहीं होने देंगे? अब ऐसी अकर नहीं हुई। ओके, दैट्स क्वाइट फेयर। इंटरेस्ट्स क्या क्या हैं आपके? घूमना पसंद है, कहाँ जाते हैं, म्यूज़िक पसंद है, जैसे भी इंटरेस्ट समथिंग? जी, ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक़ रहा है।
और तकरीबन क्योंकि दादाजी के साथ एक बार मेरे को 2012 की बात है जाने का मौका मिला था, वहाँ से ट्रैवलिंग का शौक़ अकर हुआ। उन्होंने बताया जब हमने तकरीबन 15 दिनों में 11 कंट्रीज़ करी थी एंड उनसे जो चीज़ सीखी, क्योंकि उनके साथ उस टाइम हम ईस्टर्न यूरोप ट्रैवल कर रहे थे, तो मैं साथ गया तो उन्होंने मुझे एक डायरी और पेन दे दिया। दिन में हम सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके निकलते थे, वहाँ से वो हमारे को जो साथ एक गाइड होता था जिसको हम वहाँ पे लेते थे, उसके साथ उनका जो क्वेश्चनरिंग होती थी वो मेरे थ्रू होती थी, ट्रांसलेशन। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर क्या है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, वाटर सप्लाई का क्या रिसोर्स है, कल्चर क्या है, पहला प्राइम मिनिस्टर कौन, अभी मौके पे कौन है, प्रेसिडेंट कौन, उनकी हिस्ट्री, उनके कितनी बार इवेजन्स हुई हैं, कितनी बार उन्होंने किस कंट्री को इन्वेड किया है, फिर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, ये सारा वहाँ पे नोट किया जाता था। मैं लिखता था, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं लिखता था, फिर रात को आके वो खुद अपनी एक डायरी में अपने हाथ से लिखते थे। और ऐसे ही उनकी तकरीबन 160 प्लस कंट्रीज़ उन्होंने ट्रैवल करी है और उन्होंने सारा डाटा इकट्ठा किया है। और उन्होंने वो इसलिए किया है कि वो हम एक बुक बना करके छापेंगे ताकि मेरे प्रदेश के और देश के लोगों को पता लगे कि दुनिया कहाँ से कहाँ कैसे पहुँची है। उसके बाद मेरे को जब मैं लंदन पढ़ रहा था तो मेरे को ट्रैवलिंग का शौक़ था। तो जब अभी कोई छुट्टियाँ होती थी तो घर आने से दादाजी ने मना कर दिया था कि घर आने की ज़रूरत नहीं है, छुट्टियों में घूमो, दुनिया देखो, दुनियादारी सीखो। क्योंकि जब ये छोटे होते थे, ये बताते हैं कि जब ये संगरिया में पढ़ते थे तो जब क्या होता था, जब कटाई का टाइम होता था फसल का, जब इनको छुट्टियां मिलती थी उस टाइम पे, तो ये जब घर आते थे तो इनके दादाजी जो थे वो अपनी जेब से जितने पैसे होते थे निकाल के उनको देते थे कि अब जब तक ये ख़त्म ना हो तब तक घर मत आना। ऐसा जनरली होता नहीं है, नॉर्मल होता नहीं, पर इन्होंने वो एक्सपीरियंस किया और वो हमारे को आगे इन्होंने समझाया, सिखाया, पास ऑन किया। तो उस बदौलत आई हैव ऑल्सो डन अभी 42-43 कंट्रीज़ में देख चुका हूँ। तो ट्रैवल करने का जब भी कौन सी जगह ज़्यादा पसंद है जहाँ मतलब ये होता है कि दोबारा जाने का मन करे? एज सच कुछ नहीं है, अब तो एक माइंडसेट ये बन चुका है कि भाई दुनिया देखनी है, सारी देखनी है। दादाजी ने 160 प्लस करी है तो कम से कम 170 तो हम भी कर सकते हैं। बढ़ाना है मतलब एक काइंड ऑफ छोटा। अभी भी कई बार जैसे इनके साथ बैठता हूँ तो कहते हैं भाई जल्दी कहीं ना कहीं जो मेरी कंट्रीज रही हुई है उनमें जाने का प्लान बनाते हैं। अब जब से बाहर आए हैं तब से कई बार बात हो चुकी है। हेल्थ कैसी है उनकी? हेल्थ बहुत अच्छी है। कहाँ रुके हैं आज? यहीं पे हैं, फ्लैट पे ही। फ्लैट पे? हाँ जी, घर। तो आप ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू कब करवाएंगे उनके साथ आप? क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे करियर का सबसे बड़ा इंटरव्यू जिस दिन वो हाथ वगैरह ठीक हो जाएगा उनका और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद बहुत जल्द करा दूँगा इंटरव्यू। बिल्कुल। थैंक यू। चलिए लास्ट में आपको, आपकी पार्टी को भविष्य में कामयाबी मिले और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारे हरियाणा की जनता है उसको राहत मिले किसी भी तरीके से। राजनीति है, लोकतंत्र है, बदलाव आते रहते हैं, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है वो बदलाव आम इंसान की ज़िंदगी पे असर क्या डालते हैं। कर्ण से मिले, बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन हैं, अच्छे से समझते हैं कि बेसिक परेशानियां क्या हैं, चाहे वो हेल्थ की बात आ जाए, एजुकेशन की बात आ जाए या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाए। चलिए देखा जाएगा इनेलो पार्टी का भविष्य क्या रहता है, हरियाणा की राजनीति का भविष्य क्या रहता है। लेकिन ये बात तो पक्की है, ओम प्रकाश चौटाला के आने के बाद इस हरियाणा की राजनीति में जो खासकर 2024 आएगा वो एक महायुद्ध ही लगा लीजिए होने वाला है, क्योंकि अब शायद इनेलो को आप बैकफुट पे नहीं देख पाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, बस मैं तो हरियाणा की जनता को फिर एक बार बधाई दूंगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के वापस आने की, और बस यही कहूँगा सभी को कि इस आंदोलन को इसी मजबूती से और चलाए रखें, मजबूत करें। अपने हित के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। और एक पुरानी कहावत है, हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। धन्यवाद कर्ण भाई। धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सवाल है जो मैं पूछ नहीं पाया या फिर आपके मन में आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी कर्ण से मिलना होगा, इंटरव्यू होगा, तो उस सवाल को पूछा जाएगा। धन्यवाद।